हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार पे। तो गाइज हम लोग ब्रह्मास्त्र के तहत मोस्ट टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो लेक्चर होने वाला बायोलॉजी के चैप्टर 2 श्वसन से होने वाला है। ठीक है, तो ये सीरीज एक बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप 450 नंबर तक सोचे हैं लाने के लिए, तो अभी ऑब्जेक्टिव का आना बहुत जरूरी है, रिविजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह सीरीज के साथ बने रहिए। और इसमें वे सारे क्वेश्चन है, पूरे तबाही वाले क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इस चैप्टर से, सारे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्लास में बने रहें और फिर चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर की। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं क्लास को। ठीक है, तो आने वाले समय में आपका एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, तो इसलिए घबराना नहीं है, रिवीजन करने का समय आ गया। तो यह एक रिवीजन सीरीज के तौर पर आपका क्लास को शुरू किया गया। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के सफर, कि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो अगर आप सोच लिए बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए, तो सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होने वाला है, हमें कहीं ना कहीं उसके लिए मेहनत करना होगा। और मेहनत करने के लिए हमारी पूरी टीम पढ़ेगा बिहार के पूरी टीम आपके साथ है, आपको पूरी तरह से मदद करेगा। अभी से लेकर एग्जाम के समय तक हम लोग सारे अपडेट करके आपको सारे कंटेंट को प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन को अब शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया मिलकर क्या बनाते हैं। तो मनुष्य के अंदर अगर देखेंगे तो ये हमारा मनुष्य के अंदर जो नासिक छिद्र मतलब नाक का जो नली, और उसके बाद क्या हमारा लैरिंग्स, लैरिंग्स का मतलब यहाँ वाला जो लैरिंग्स होता है, इस पार्ट को लैरिंग्स कहते हैं, और यहाँ ट्रैक यानी कि उसको श्वास नली कहते हैं। तो ये तीनों मिलाकर क्या बनाता है, तो ये तीनों मिलाकर श्वसन करता है, क्योंकि यह मार्ग किसका, श्वसन का मार्ग है। किसका मार्ग है? श्वसन का। ये सारे मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। उत्सर्जन, जनन, पाचन ये तंत्र नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये हमारा मानव श्वसन तंत्र है, एकदम याद कर लेंगे। यह होता है हमारा नाक का द्वार, इसको नासिक छिद्र या फिर नासा द्वार कहते हैं। उसके बाद आएगा हमारा, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस, वायुकोश। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह 5 नंबर में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फिगर में से एक फिगर है। ठीक है, और यह 2024 में पूछा है क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि पौधों में वायवीय भाग से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधा के अंदर, जैसे कि अगर हमारे अंदर जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वह त्वचा के तहत पसीना के रूप में निकल जाता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधा में जल नियंत्रण के लिए क्रिया होती है, जो उसके स्टोमाटा से होती है। किससे होती है? पत्ती का जो ऊपरी भाग होता है उसके अंदर पाया जाता है छोटे छोटे छिद्र, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा से क्या होती है? जल का, जो जितने पेड़ पौधा में अधिक जल होता है उसका निष्कासन कहाँ से होती है? पेड़ पौधा के पत्ती के स्टोमाटा से होती है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या उस क्रिया को परासरण कहते हैं? तो परासरण नहीं कहा जाता, क्योंकि परासरण होता है बहने की क्रिया, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया क्या कहलाता है? परासरण। वाष्पोत्सर्जन का मतलब वाष्प के रूप में उत्सर्जन। ठीक है, तो पेड़ पौधा के पत्ती से जल का जो उत्सर्जन होता है उसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जबकि उत्सर्जन का भाग नहीं है, क्योंकि जल का निष्कासन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी, सबसे पहले कि एटीपी क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर नाम ही देखेंगे इसका, अगर आपको नाम ही याद है तो यहीं से पता चल जाएगा। इससे पूछ रहा है कि फॉस्फेट की कितनी संख्या होती है। एडिनोसिन में कै गो फास्फेट? ट्राइफॉस्फेट। कितने फास्फेट है? ट्राइफॉस्फेट। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। एटीपी में, एटीपी का फुल फॉर्म बताता है। और देखिए इसी साल मतलब 2024 का प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न जितने कंसेप्चुअल है, एकदम ध्यान देते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन में ही आधा का आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो एटीपी में कितने फॉस्फेट है? तो चूंकि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिका में ऊर्जा बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं कोशिकीय ईंधन।
हमारा कोशिका ऊर्जा बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल करता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय ईंधन। ठीक है, तो कोशिकीय ईंधन अगर देखा जाए तो ऊर्जा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है कोशिका का निर्माण में, कोशिका के निर्माण में, कोशिका के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीन का। ठीक है, जबकि ऊर्जा के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज का। तो कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है, ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। वसा का जरूरत क्या होता है, तो वसा का जरूरत होता है शारीरिक विकास के लिए। किसके विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वसा का। अगर शरीर में वसा ज्यादा, इसका मतलब शारीरिक विकास में सहायक होगा। अत्यधिक चीज कोई ठीक नहीं होता है, तो वसा बेसिकली शारीरिक विकास में मदद करता है। प्रोटीन कोशिका के निर्माण में मदद करता है, जबकि ग्लूकोज कोशिका में ऊर्जा बनाने के लिए काम करता है। यानी कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य कौन करता है हमारा, तो कोशिकीय ईंधन के रूप में काम करेगा हमारा ग्लूकोज। कौन काम करेगा, ग्लूकोज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। जैव आवर्धन, जैव मतलब कि जीव जंतुओं को विकास कराने के लिए, जीव जंतुओं में वृद्धि कराने के लिए कौन सहायक होता है, या फिर कौन प्रदर्शित करता है गुण को। ठीक है, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म होता है डाई एथेन। DDT बेसिकली कीटाणु छिड़काव में किया जाता है, कीटाणु को मारने में किया जाता है। ठीक है, चलिए। और NADP भी है, कीटाणु भक्षक के रूप में काम किया जाता है, कीटाणु भक्षक। ठीक है, कीटाणु को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, भक्षक या फिर कीटाणु को मारने के लिए। तो बेसिकली जो तीनों हैं ऊपर से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो कि वायुमंडल को दूषित करता है। ठीक है, तो यह वायुमंडल को दूषित करता है, यह कीटाणु को मारता है, ये भी कीटाणु को मारता है। तो क्या हमारे शरीर में विकास करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अगर DDT का फुल फॉर्म देखेंगे तो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, DDT। ठीक है, लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जबकि NADP सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझ देंगे। निकोटिनोमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें निकोटीन को खत्म करने की शक्ति होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नशा छुड़वाने के लिए। नशा छुड़वाने वाले दवा में इसका इस्तेमाल किया जाता है NADP का। ठीक है, तो ATP हमारा बच गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यही जो होगा कि जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जो कि पेड़ पौधा जीव जंतु जितने सजीव उसमें वृद्धि करने का कार्य करता है। ATP कौन करता है, तो जैव आवर्धन के रूप में कौन काम करता है रसायन, ATP। कौन करता है, ATP। ठीक है, अगला हमारा कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो पेड़ पौधा के जो पत्ती होता है, ठीक है, पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है, पत्ती के अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्टोमाटा। इस संरचना को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। इस संरचना को बोलते हैं स्टोमाटा। और स्टोमाटा का ये दीवार की तरह होता है, इसे गेट होता है पल्ला की तरह। तो ये दो पल्ला की तरह है, खुल सकता है, बंद हो सकता है, खुल सकता है, बंद हो सकता है। और इससे या तो जल निकलेगा या फिर निकलेगा गैस, जल निकलेगा या फिर गैस। तो पेड़ पौधा में ऑक्सीजन आता है स्टोमाटा के रंध्र से, है ना, सॉरी, ऑक्सीजन जाता है स्टोमाटा के रंध्र से, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है स्टोमाटा के रंध्र से, जल का वाष्पन होता है स्टोमाटा के रंध्र से। तब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रंध्र का मुख्य काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, पोषण, भोजन का परिवहन। तो भोजन का तो परिवहन ही नहीं करने वाला, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, क्या पोषण करेगा, तो नहीं, इसका काम खाना बनाना नहीं है। ठीक है, प्रकाश का संश्लेषण नहीं, प्रकाश का संश्लेषण करता है क्लोरोफिल। कौन करता है, क्लोरोफिल। प्रकाश का संश्लेषण करता है क्लोरोफिल। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है कि यह गैसों का विनिमय करता है, साथ साथ वाष्पोत्सर्जन करता है। गैसों का विनिमय का मतलब गैस इससे आते हैं और जाते हैं, गैस से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन का त्याग करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन, उपचयन। ठीक है, देखिए उपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिससे ऑक्सीजन निकलता है, जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी जो ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा क्या करता है? ग्रहण करता है, इसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया जिसमें अणु जुड़ते हैं, जिसमें अणु क्या होते हैं? जुड़ते हैं, जिसमें अणु क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और अपचयन अभिक्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अब ध्यान से फिर समझ लेते हैं, श्वसन क्रिया जब भी होता है तो हमको ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो हम सांस लेंगे तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा तो हमारी जान भी जा सकती है। इसका मतलब कि इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। सांस लेंगे जब हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, यानी श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देख लीजिए सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे को बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? ठीक है, वैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, वैसे पौधे जिनके लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का विनिमय जो नहीं करता है, वैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, या फिर वैसे पौधे जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, उसमें रंध्र नहीं हुआ। क्योंकि रंध्र का मुख्य काम क्या है? या तो जल का विनिमय करेगा, या फिर वाष्पोत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो बेसिकली पेड़ पौधा में रंध्र किस में अनुपस्थित होता है? तो अगर आम के बारे में बात करें तो आम एक स्वपोषी जीव है, एक जिंदा स्वपोषी जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। इसका मतलब कि इसमें रंध्र होगा, है कि नहीं? नागफनी, कनेर का मतलब जो कनैल का फूल होता है, जो दशहरा में तो देख ही लिए थे, कनैल का फूल मिल ही नहीं रहा था कहीं भी, किसी चीज का फूल। तो जो कनेर का फूल होता है ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा? इसमें भी रंध्र होगा। ठीक है, नागफनी पेड़ भी एग्जिस्ट करता है, इसमें भी रंध्र होगा। तो एक पेड़ है जिसका नाम है हाइड्रिला। क्या नाम है? हाइड्रिला। यह एक जलीय पेड़ है जो जल के अंदर रहता है। इसको गैस मिले या फिर नहीं मिले, जल से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ फोटो है ना, जहां पानी लग जाएगा वहां देखिए कि जाला की तरह होता है। इस पौधा का नाम है हाइड्रिला। यह पेड़ के अंदर आता है, तो इसको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से कोई मतलब नहीं, जल ही से जो भी निकालना होगा निकाल लेता है और बाकी अपना काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहने का मतलब कि यह एक पौधा है जिसका नाम है हाइड्रिला। यह एक पौधा जिसका नाम क्या है? हाइड्रिला। इसके लिए इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, यह अपना भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करता, यह वाष्पोत्सर्जन नहीं करता। इसका मतलब इसमें रंध्र उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि रंध्र का मुख्य काम यही ना है कि या तो गैस का विनिमय करेगा या फिर वाष्पोत्सर्जन करेगा। तो हाइड्रिला एक ऐसा पौधा है जिसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, जिसमें प्रकाश गैसों का विनिमय नहीं होगा, अर्थात कि इसमें रंध्र अनुपस्थित रहेंगे। इसमें रंध्र क्या होंगे? अनुपस्थित रहेंगे। इसमें रंध्र क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 9। ग्लाइकोलाइसिस किसमें होती है? ग्लाइकोलाइसिस, देखिए ग्लाइकोलाइसिस किसमें होती है? देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है ना। ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है, तोड़कर ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया। ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाने की प्रक्रिया है? ऊर्जा निर्माण करने की विधि है क्या? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, चलिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए तभी ऊर्जा बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है लेकिन O2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में। O2 की उपस्थिति में ऊर्जा बनाता है। ठीक है,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसका दूसरा काम है, यह बेसिकली भोजन को ले जाना, ऊर्जा का ले जाने ले आने का काम करता है कि नहीं, यह ऊर्जा का परिवहन करता है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। यह ऊर्जा क्या करता है, परिवहन, निर्माण एक नहीं करता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, पौधा को हरा बना के रखता है ना, पौधा को क्या करता है, हरा करता है, प्रकाश संश्लेषण करवाता है, यही इसका काम है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कोशिका द्रव पे। तो कोशिका द्रव क्या है, यह ऊर्जा बनाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ऊर्जा बनाता है उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका 9 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी अभिक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए, शारीरिक अभिक्रिया क्या शरीर से होता है, ठीक है, शारीरिक अभिक्रिया करने वाला क्या शरीर से होता है। दूसरा, भौतिक का मतलब कि देखिए, प्राकृतिक अभिक्रिया क्या सभी में होता है ना, वैसी अभिक्रिया जो सभी में घटित, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक। क्या हम लोग वाष्पोत्सर्जन करते हैं, नहीं, प्राकृतिक नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक का मतलब कि जितने जीव है उसके शरीर से होना चाहिए, तो शरीर से भी नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र से, किससे होता है, यह पत्ती के रंध्र से होता है, पत्ती के रंध्र से होता है, पत्ती के किससे होता है, रंध्र से होता है, पत्ती किससे होता है, रंध्र से। अब आ जाता है भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें जो परिवर्तन होते हैं उसे फिर से लाया जा सके, मतलब वो अपने रूप यानी गुण को नहीं बदलते हैं, रूप बदल सकते, गुण को नहीं बदलते हैं। वैसी अभिक्रिया जो अपने जिसमें जो पदार्थ होते हैं अपने गुण को न परिवर्तित करे, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक अभिक्रिया। जैसे पानी से बर्फ का जमना, तो पानी से बर्फ को जमाएंगे तो आखिर अल्टीमेटली वो पानी ही रहेगा। इसका सीधा सीधी क्या मतलब है कि अगर पानी को बर्फ जमाएंगे और बर्फ को ठंडा करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो जब जल को हम जमा देते हैं तो वह क्या करता है, अपने गुण को नहीं बदलता है, भले रूप को बदल ले, आकार, वह द्रव से ठोस बन जाए, लेकिन गुण को नहीं बदलता है। तो उसी प्रकार से भौतिक अभिक्रिया में तो वही ना कहता है। तो पेड़ पौधा जल का क्या करता है, निष्कर्षण कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन कर रहा है। इसका मतलब कि निकाल रहा है जल, जहां तक रहेगा क्या रहेगा, जल ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भौतिक अभिक्रिया। तो बेसिकली बर्फ, जल का जमना कैसी अभिक्रिया हो जाएगा, भौतिक अभिक्रिया। जल का जमना, तो जल जहां आ जाएगा वो सारा किस में हो जाएगा, भौतिक अभिक्रिया में। जबकि रासायनिक उदाहरण, तो रासायनिक उदाहरण क्या हो जाएगा, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से क्या बनना, दूध से बनना दही, दूध से दही बनना। अगर दूध को बना दिए दही, तो क्या दही को फिर दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो कैसी अभिक्रिया है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन में। देखिए, जो जितने में स्टार लगाए गए हैं ये आने वाले आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, किण्वन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, किण्वन किसमें पाई जाती है। देखिए, यह एक जलीय जीव है, हाइड्रा, ठीक है। अमीबा 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 अपना भोजन फुटपाथ से पकड़ता है, ठीक है। तो किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया जो ग्लूकोज से ऊर्जा बनाता है, किससे ऊर्जा बनाता है, ग्लूकोज से ऊर्जा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाता है, O2 की अनुपस्थिति में बनाता है, O2 की अनुपस्थिति में बनाता है, ठीक है, अनुपस्थिति में बनाता है। समझ में आ गया। चलिए, तो बेसिकली यह ऊर्जा ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया था। अमीबा ग्लूकोज को तोड़ने का काम नहीं करता भाई साहब, समझ में आ रहा है। हाइड्रा एक जलीय जीव अपना खाना खुद बनाता है, इसको मतलब ही नहीं है कि कौन ऊर्जा है, नहीं है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ईस्ट जो है, ईस्ट को जब ग्लूकोज देंगे तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या कर देगा, ऊर्जा का निर्माण कर देगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करने की क्रिया क्या कहलाता है, किण्वन। करने की क्रिया क्या कहलाता है, किण्वन। और किण्वन किसमें होता है, ईस्ट में होता है, किसमें होता है, ईस्ट में, ठीक है। अगर आप देखिएगा ईस्ट का पाउडर भी आता है ना, जिसको खाबर सोडा कहते हैं, खाबर सोडा, समझ में आया। तो इसमें क्या पाया जाता है, ईस्ट। जैसे इसको जल देंगे, इसको जैसे हम क्या कर देंगे, जल में घोलेंगे, तो इसमें कौन सी क्रिया होना शुरू हो जाएगा, किण्वन। किण्वन से इसका आकार बढ़ता है, इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है, तो ईस्ट में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी, ईस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ट्रैकिया किस जीव में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारे शरीर में जो होता है उसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली, ठीक है। हाइड्रा एक जलीय जीव है। देखिए, जितने जलीय जीव है अधिकांशतः में आप क्या समझ लीजिएगा, जितने जलीय जीव है उसमें आपको क्या समझ लेना है कि जलीय जीव में ट्रैकिया नहीं होगा, जलीय जीव में गिल्स। क्या होगा, गिल्स।
ठीक है। पाइला ये भी जलीय जीव है, स्टारफिश ये भी जलीय जीव है, हाइड्रा भी क्या है, जलीय जीव है। अब बच गया कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। तो जितने आप ध्यान रखेंगे कि जितने कीट पतंग है, जितने कीट पतंग है, जैसे कॉकरोच हो गया कीट पतंग में आता है कि नहीं, और टिड्डा हो गया, ये सब कीट पतंग में आता है। जितने जो कीट पतंग है सबका जो श्वास श्वसन अंग होता है हमारा ट्रैकिया, है कि नहीं। तो जितने कीट पतंग है, क्या है हमारा, कीट पतंग। तो कीट पतंग का जो श्वसन अंग होता है, कीट पतंग में जो श्वसन अंग होता है वो होता है हमारा ट्रैकिया। कीट पतंग में श्वसन अंग जो होता है क्या होता है हमारा, ट्रैकिया। कीट पतंग में श्वसन अंग क्या हो जाएगा, ट्रैकिया। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस समय कीट पतंग कौन है, हाइड्रा। कीट पतंग मतलब उड़ाने वाला पतंग नहीं, कीट पतंग मतलब जो जितने छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं जो फितिंगा होता है, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा सुंदर सा कॉकरोच, ठीक है, जिसको देखकर कुछ लोग डर जाते हैं। चलिए, तो इसके अंदर जो श्वसन अंग होता है, देखिए ये ट्रैकिया के रूप में बटा हुआ है कि नहीं, इसमें कोई फेफड़ा उफड़ा नहीं होता, ये ट्रैकिया के रूप में। यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ेगा और क्या करेगा, सांस लेगा, वहीं से छोड़ देगा। या एक जगह से श्वास नहीं लेता, इसके सभी जगह श्वास रंध्र पाए जाते हैं, वहीं से सांस लेगा, वहीं से छोड़ देगा। अंदर वायु की थैली होती है सभी जगह, हमारे अंदर 2 ही है फेफड़ा, इसमें बहुत सभी जगह होते हैं। हवा लेगा, जैसे कि यहाँ से भी हवा लेगा, यहाँ श्वास नली से लेकर छोड़ देना, ठीक है। तो ट्रैकिया किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। इसके अलावा टिड्डा में भी पाया जाएगा, टिड्डा जिसको राम जी के सुग्गा कहा जाता है, गांव देहात में लोग पकड़ियो लेते हैं उसको, ठीक है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आएगा, 12-22 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। जब आदमी सांस लेता है और सांस छोड़ता है, इन दोनों को साथ में कहा जाता है श्वसन, है ना। अगर मान लेते कोई व्यक्ति है, ठीक है नहीं, अगर मान लेते कोई व्यक्ति है, अगर इस सांस ले रहे हैं यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, CO2 क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को साथ में श्वसन कहते हैं। लेकिन जब ले रहे हैं, ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा वक्ष होता है, वक्ष का मतलब फेफड़ा, ऊपर की ओर जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। तो इसको बोलते हैं उच्च श्वास, क्या बोलते हैं, उच्च श्वास, उच्च श्वास क्या बोलते हैं, उच्च श्वास क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं उच्च श्वास। जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, उच्च श्वास, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, उच्च श्वास। और जब छोड़ेंगे, है ना, तो हमारा पसली नीचे की जाता है, जिसको बोलते हैं प्रश्वास, क्या बोलते हैं, प्रश्वास। अच्छा, इसका दूसरा भी नाम है, ठीक है, उच्च श्वास को, उच्च श्वास का दूसरा नाम ही है, उच्च श्वास का दूसरा नाम है निश्वास, निश्वास। और इसको बोलते हैं निःश्वास। एक ही बात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निह का मतलब निकलने वाला, नी का मतलब प्रवेश करने वाला, ठीक है। तब ध्यान समझिए। तो छोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है, सांस लेने और छोड़ने, इसमें दोनों बात को इंक्लूड कर दिया गया, सांस लेने और छोड़ने। अच्छा, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को संयुक्त रूप से अगर दोनों को मिला देंगे, है कि नहीं, निश्वास प्लस निःश्वास, इसको दोनों को मिला देंगे तो सबसे पहले तो इसको बोलते हैं श्वसन। इसको क्या बोलते हैं, या तो हम श्वसन कह दें, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है श्वासो उच्छ्वास। क्या नाम है, श्वासो उच्छ्वास। समझ में आ गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर सिर्फ लेना कहता, अच्छा सॉरी, अगर इसका निश्वास को हम क्या लिख सकते हैं, निश्वास को लिख सकते हैं अंतःश्वास। क्या लिख सकेंगे, अंतःश्वास। अंतःश्वास ज्यादा ठीक है। ऐसे निश्वास भी होता है, अंतःश्वास अंदर ले रहा है, अंतःश्वास निह का मतलब निकाल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं है। तो चलिए, ठीक है, हो जाएगा अंतःश्वास प्लस निःश्वास को मिलाकर क्या बनता है, श्वास उच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर किससे बात करते हैं, 14 पर। कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन, प्रकुंचन का मतलब होता है जाना, और अनुस्थिलन का मतलब आना। मतलब क्या, कि जब ऑक्सीजन जाता है तो उस क्रिया को बोलते हैं प्रकुंचन, आता तो उसको क्या बोलते हैं, अनुस्थिलन। घबराने की जरूरत नहीं है, यह हम चैप्टर 3 में भी इसको करेंगे, क्योंकि यह ऑक्सीजन जाता है तो खुद अकेले नहीं जाता, ब्लड को लेकर जाता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे ब्लड का जाना और आने की क्रिया, तो ब्लड हमारे शरीर में जो जाता है वो तेजी से जाता है, आता है धीमी गति से आता है।
तो उसका जो अनुपात क्या होता है, दाब क्या होता है। तो अक्सर सुनिए कि जो ब्लड, बेसिकली ब्लड बीपी पूछ रहा है ना, अक्सर सुनिए कि जो बीपी होता है 120/80 होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, वही है। इसका मतलब क्या कि हमारे शरीर में जो ब्लड जा रहा है ऑक्सीजन को लेके वो 120 mm/Hg है ना, 120 की स्पीड से जा रहा है, 120 किलोमीटर नहीं, ठीक है, और आ रहा है 80 की स्पीड में, समझ में आया? तो इसी के अनुपात को बीपी कहा जाता है, रक्तदाब। क्या कहा जाता है? रक्तदाब। और उसी को हिंदी में प्रकुंचन एवं अनुशीलन दाब कहा जाता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का आंसर हो जाएगा ए फॉर अहमदाबाद, टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? पाइरूवेट का विखंडन, ठीक है, पाइरूवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। पाइरूवेट के विखंडन में, पाइरूवेट का विखंडन यानी ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, ग्लूकोज ही टूटकर पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट से ही क्या बनता है? ऊर्जा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहा है, जल भी दे रहा है, ऊर्जा भी दे रहा है, यह कैसी प्रक्रिया होगी? हम लोग भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कहीं कहीं से पसीना भी आता है, ऊर्जा भी बनता है। तो यह प्रक्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, दही के जमना निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, तो दही का जमना, अपघटन का मतलब होता है गलना, गलने की प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, ये पेड़ पौधा में होता है ऊर्जा निर्माण, पेड़ पौधा में ऊर्जा निर्माण, ठीक, ये भी नहीं होगी। तो हम जो उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ को लेके बाहर करना शरीर से। तो दही का जमना, एक तो अगर भौतिक रासायनिक में कहेगा तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और किस में होता है, किसके कारण होता है? तो यह होता है किण्वन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? अभिक्रिया रासायनिक और प्रक्रिया कौन? किण्वन। कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? किण्वन। तो 16 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? हम लोग शरीर में भोजन पहुंचता है, वो होता है पोषण, लेकिन ऊर्जा बनाने के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए कि खाना खाने के बाद अक्सर जो सांस लेने की गति होती है तेजी से हो जाती है, क्योंकि शरीर को चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, क्योंकि भोजन से ऊर्जा जो बनता है उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शोषण। तो वो कौन सा प्रक्रम है जिसमें शरीर ऊर्जा का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण, ठीक है। वह कौन सा प्रक्रम जिसमें शरीर ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करता है, उसको बोलते हैं पोषण। वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो शरीर है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, ठीक है। ये सब बात समझ में आ गया। और उत्तेजन क्या कहता है? तो वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर अपना कंट्रोल नियंत्रित कर पाता है, उसको बोलेंगे उत्तेजनशीलता। क्या बोल देंगे? उत्तेजनशीलता। तो हमारा 17 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे, ठीक है। देखिए यही सांस लेने की श्वसन तंत्र है हमारा, ठीक है। जो श्वसन तंत्र नासिक छिद्र, नासाद्वार, फिर ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेफड़ा से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 18 का रहा है कि निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा का मतलब कोशिका जो बनता है ऊर्जा आखिर रूप में किस रूप में स्टोर रहता है, ठीक है। तो डीडीपी, पीडीपी, ये सब क्या है? एडीपी, ये सब शरीर बाहरी रसायन है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनता है वो किस रूप में बनता है? जाके एटीपी के रूप में। किसके रूप में बनता है? एटीपी। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। 2022 और 2018 का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का वही पत्ती के स्टोमाटा के रंध्र द्वारा होता है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, ठीक है। पत्ती के स्टोमाटा के रंध्र द्वारा, तो क्या सिरा द्वारा होगा? नहीं होगा, रंध्र द्वारा ही होगा, ठीक है। तो पेड़ पौधा में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। समझ में आ गया? तो मतलब अगर हम पहले अगर डिस्कस किसी बात को कर ले रहे हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव इसी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, तिलचट्टा का शोषण अंग क्या होगा? जितने कीट पतंग होंगे सारा का शोषण अंग क्या हो जाएगा? ट्रैकिया। अगर पूछा जाए गलफरा किसका है, तो मछली का। गलफरा को गिल्स भी कहते हैं। गलफरा क्या कहते हैं? गिल्स। त्वचा किसका होगा? तो त्वचा होता है मेढक का। किसका शोषण अंग है? मेढक का। फेफड़ा, मनुष्य, हम लोग जितने मनुष्य या फिर जंतु हैं, मनुष्य या जंतु इन द सेंस की गाय भैंस, इस सब में जो फेफड़ा होता है,
सही है, जितने जंतु हैं। चलिए इसके अलावा पक्षी में भी पक्षी पक्षी इस पक्षी में भी क्या होगा, पक्षी 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 में क्या हो जाएगा, पक्षी में हो जाएगा फेफड़ा। चलिए तो यही तिलचट्टा पिछला वाला। अगला है कि मछलियों के किस अंग द्वारा शोषण, मछलियां किस अंग द्वारा शोषण करती है, तो मछली किसके द्वारा करेगी, गलफड़ा के द्वारा करेगी, ट्रैकिया के द्वारा कॉकरोच करेगा, त्वचा के द्वारा मेढक करेगा, फेफड़ा के द्वारा हम लोग करेंगे, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य, पक्षी, जंतु जितने भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला विद्यार्थी कि पौधों के पत्ती के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, तो पत्तियों के रंध्र द्वारा अत्यधिक जल जो निष्कासन हो जाती है उस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। यह प्रक्रिया कहलाती है हमारा वाष्पोत्सर्जन। ठीक, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, श्वसन का अंतिम उत्पाद, तो हम लोग सांस लेते तो उसके अंतिम रूप में क्या बनता है, तो हम लोग छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है, और जल भी निकलता है, मतलब पसीना निकलता है, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऊर्जा भी बनता है, ये भी बात सही है। जल निकलता है, ऊर्जा भी बनता है, यह बात सही है। इसका मतलब CO2, H2 और ऊर्जा तीनों का निष्कासन होता है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप। समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या कि जब हम ग्लूकोज C6H12O6 को ऑक्सीजन देते हैं तो क्या बनाता है, CO2 को बाहर करेगा, जल को बाहर करेगा और बनाएगा ऊर्जा। क्या बनाएगा, ऊर्जा जो बनता है वो ATP के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है, ATP। ठीक है, क्या को ATP कितना किस रूप में बनता है, ATP के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है, ATP के रूप में। ठीक है, तो बेसिकली श्वसन क्रिया का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, तो श्वसन क्रिया का अंतिम उत्पाद है CO2 भी है, H2O भी और ऊर्जा भी है। CO2 भी है, H2O भी है और कौन है, ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्या गलत को नियंत्रित कौन करता है, सॉरी, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, देखिए तो बेसिकली क्या बताया था कि स्टोमाटा के अंदर पाया जाता है रंध्र। रंध्र एक दरवाजा की तरह होता है जो खुलता है बंद होता है जरूरत के हिसाब से, प्रकाश को आने के लिए वही खुलता है, ऑक्सीजन को भेजने के लिए वही खुलता है, CO2 को पकड़ने के लिए वही खुलता है। तो हमारा हो जाएगा द्वार कोशिका। कौन कोशिका, द्वार कोशिका। मूल रोम जड़ के अंदर होता है। ठीक है, द्वार कोशिका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो क्वेश्चंस को आप भी ना क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेंगे, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। चलिए अगला है हमारा कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगर तिलचट्टा को देखना चाहें तो कहीं तो था तिलचट्टा भाई साहब, चलिए देखते हैं कि तिलचट्टा कहीं तो था। चलिए तिलचट्टा में अगर देखा जाए तो कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं कि नहीं, तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास है कि नहीं। तो बेसिकली टोटल 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं किसमें, तिलचट्टा में। कितने जोड़े, 10 जोड़े। तिलचट्टा के अंदर 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। फोटो चूंकि ब्लर था तो उतना नहीं दिखा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 10 जोड़े। क्वेश्चन 2020 में पूछे गए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में शोषण कहाँ से होता है। तो पौधा में शोषण ध्यान रखेंगे, पौधा पत्ती से भी शोषण कर लेता है, जड़ से भी कर लेता है, तना से भी कर लेता है। समझ में आया, पौधा पत्ती से भी करता है, जड़ से भी करता है, तना से भी करता है। क्योंकि पतझड़ एक ऐसा मौसम है जिसमें पेड़ पौधा की सारी पत्तियां झड़ जाती है लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। तो कहाँ से करता होगा, या तो जड़ से करता होगा या तना से करता होगा। बात है कि नहीं है। इसका मतलब कि तीनों से करता था। पेड़ पौधा में जो शोषण होता है इनमें से सभी से होगा। कहाँ से हो जाएगा, इनमें से सभी से। समझ में आया। तो ऑक्सीजन यहाँ से भी ले सकता है, ऑक्सीजन यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है, तना से भी ले सकता है। समझ में आया। तो एक से अधिक आंसर सही है, इसका मतलब इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है डायरिया, बी है निमोनिया, सी है मलेरिया, चौथा है मधुमेह। सबसे पहले मधुमेह के बारे में समझ लेते हैं। मधुमेह में क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की, ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उसी स्थिति को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है,
मलेरिया मच्छर से फैलने वाला है, तो ये तो नहीं होगा। चलिए निमोनिया और डायरिया समझते। देखिए डायरिया एक दस्त संबंधी बीमारी है, पेट संबंधी। देखिए यह है डायरिया, ठीक है। डायरिया में होता क्या है कि पेट बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पाचन तंत्र है उसका संतुलन खराब हो जाता है, जिस कारण से दस्त यानी कि जो दस्त ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें जो लेटरिन होता है बहुत होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिससे स्थिति खराब हो जाती है। निमोनिया क्या है? निमोनिया अधिकतर देखिएगा बच्चा समय सुनने को ज्यादा मिलेगा कि ना फलाना लड़का को निमोनिया हो गया। तो निमोनिया एक फेफड़ा में होने वाला बीमारी है, श्वसन तंत्र से संबंधित होने वाला बीमारी है। इसमें होता क्या है कि फेफड़ा में पानी जम जाता है, अगर इसका इलाज सही से नहीं कराया जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है कि नहीं। तो क्या होता है कि फेफड़ा के जो वायु कोशिका है उसमें पानी भर जाता है। पानी क्या होता है? भर जाता है, क्योंकि बच्चा होता है पता नहीं चलता पानी कहाँ पिया नहीं पिया, सड़क जाता चला जाता है। इसलिए बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है निमोनिया। तो निमोनिया किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से। आपसे पूछा जाएगा डायरिया किससे संबंधित है? तो डायरिया पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाचन तंत्र। मलेरिया ही ब्लड से संबंधित है, क्योंकि यह मच्छर काटने से फैलता है। इसे फैलता है, मच्छर काटने से फैलता है, ठीक है। यह लीवर को प्रभावित करता है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? लीवर को। यह लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है, इससे लीवर प्रभावित होता है। चलिए, और मधुमेह से ब्लड प्रभावित होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो हमारा B4 बाहुबली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। बढ़ा जाए आगे। 2024 और 2021 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये हमारे अगर देखिएगा तो बुक में सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब कि सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होने वाला है, आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, ध्यान रखना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। अगला है कि समान अनुस्थीलन रक्तदाब होता है। अनुस्थीलन का मतलब कि आना, है ना, ठीक है। तो कितना आता है? 120 की स्पीड से आता है, समझ में गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। समान अनुस्थीलन दाब कितना आता है? 120, ठीक है। समान अनुस्थीलन दाब कितना होता है? 120। समान अनुस्थीलन दाब कितना होता है? 120। एक मिनट। प्रकुंचन का मतलब होता है, सॉरी आना ना, तो आता है 180, सॉरी 80 की स्पीड से आता है। किसकी स्पीड से आता है? कहाँ गया? चलिए, तो अनुस्थीलन करा, तो अनुस्थीलन का मतलब आना। तो ब्लड हमारे शरीर से बाहर कितना की स्पीड से आता है? 80 mm की स्पीड से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी फॉर चंडीगढ़, ठीक है। चलिए, तो अगला विद्यार्थी कि एटीपी का विस्तार क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहला ही क्वेश्चन था कि इसमें कितने फॉस्फेट होते हैं? ट्राई मतलब 3, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 से कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला है कि रंध्र कहाँ पाया जाता है? क्या जड़ में पाया जाएगा, तना में पाया जाएगा, पत्ती में पाया जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर बी। पत्ता में ही तो था, सारा खेल तो यहीं से शुरू हुआ, समझ में आया। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि इसमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ठीक है, तो कोशिका के लिए ऊर्जा, कोशिका ईंधन कौन है? ग्लूकोज, ठीक है। तो ऊर्जा बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ग्लूकोज का। तो 31 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? डी फॉर देहरा, सॉरी सी, ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो संश्लेषण होता है भाई। संश्लेषण का मतलब उसको तोड़ना, ठीक है। किण्वन का मतलब उससे ऊर्जा बनाना, ठीक। तो संश्लेषण भी होता है और ऊर्जा भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी, ठीक। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण भी होता है और किण्वन भी होता है। देखिए, श्वसन बोल रहा है, हम लोग में भी होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो संश्लेषण होता है O2 की उपस्थिति में, है ना। ये होता है O2 की उपस्थिति में, यानी कि हम लोग में ग्लूकोज से जो ऊर्जा बनता है, यानी हम लोग जो शोषण करते हैं वो संश्लेषण होता है। इसमें क्या होगा? O2 की अनुपस्थिति में। ये होता है किण्वन में। तो बेसिकली श्वसन में पूछ रहा है, तो श्वसन में दोनों आ जाएंगे, श्वसन में दोनों आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो श्वसन में खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो हम लोग जीव जंतु में क्या होगा? संश्लेषण। और जितने भी छोटे जीव है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसमें क्या हो जाएगा? किण्वन। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक। अगला है कि अवायवीय शोषण में कोशिका, अवायवीय शोषण कोशिका किस भाग में होता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय शोषण। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इसमें होता है वायवीय शोषण, इसमें होता है वायवीय शोषण, ठीक है। तो अवायवीय शोषण कहाँ होगा? तो इसमें होता है कोशिका द्रव में, इसमें होता है अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ठीक है। तो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के अंतर को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन
इस एकदम ज्यादा चांस है कि आ ही जाएगा। ठीक है, हरित लवक का कुछ काम नहीं है ना, कोशिका झिल्ली सब वैसे ही है। तो कोशिका वायवीय शोषण किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय किसमें होगा, अवायवीय होगा हमारा कोशिका द्रव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन होता है, वही बात है रंध्र। कौन है, रंध्र। आपको एक एक क्वेश्चन को इतना बार रिवाइज करवा देंगे, इतना बार रिवाइज करवा देंगे। और देख लीजिए स्टार लगाया हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाषा बदल के ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग इतने बार रिवाइज करवा देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते कि ये सब तो क्लास का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया कि पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रंध्र है। ठीक, अगला हमारा निश्वास द्वारा निकली वायु होती है। देखिए निकल रहा है हमारे शरीर से, ऑक्सीजन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हम लोग जिंदा कहाँ से रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो निश्वास द्वारा कौन सा वायु निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये जो छुटका है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है। ठीक है, अगला है कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के लिए सार्वजनिक वाहक का नाम क्या है। मतलब सभी जीव जंतु में रासायनिक ऊर्जा के रूप में कौन रहता है, पिछले बार में देखे थे एटीपी। कौन रहता है हमारा, एटीपी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 भी हो गया। 37 क्या कह रहा है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन का अणु होता है। देखिए ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 और O होता है 6 गो। तो किसका अणु पूछ रहा है, कार्बन का। किसका पूछ रहा है, कार्बन का। तो कार्बन के कै गो अणु दिख रहा है आपको, तो कार्बन में इसमें कै गो अणु है, 6 गो। कै गो अणु है, 6 गो। तो ऑप्शन देखिए कहीं खोजिए, है 6। ऑप्शन नंबर बी मतलब बाहुबली, सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हमारा, कि ग्लूकोज के अणु में ग्लूकोज में कै गो कार्बन रहते हैं, 6 कार्बन रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल और Ca2 बनने की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। क्या कहलाती है, किण्वन। अब देखिए ग्लूकोज का विखंडन 3 तरह से होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन के अभाव में। तीनों बात को समझ लेते हैं। ग्लूकोज कोशिका द्रव में पायरुवेट, कोशिका द्रव में जाएगा, पायरुवेट के विखंडन होगा। अब यहाँ से 3 घटनाएं घटती है। सबसे पहले अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, मिल गया, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में गया। और माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है CO2 ऊर्जा और जल, CO2 स्टोर जल। ठीक है, अगर वो गया ऑक्सीजन नहीं मिला, इसका मतलब कहाँ पहुंच गया, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव कहाँ पहुंच गया, ईस्ट जीव में। कौन जीव में, ईस्ट में। इससे बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और गया कम कम ऊर्जा मिला। अगर हमारा ग्लूकोज गया और ऊर्जा कम कम मिला, ठीक है, ऊर्जा कहाँ मिला, कम कम मिला, ऑक्सीजन कम कम मिला, सॉरी ऑक्सीजन क्या मिला, कम कम, तो ये लैक्टिक अम्ल बना लेता है। जब इंसान दौड़ता है तो उसके सारे कोशिका में क्या रहते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ऑक्सीजन कम मिलता है तो उस तरह से क्या होता है, जब भी दौड़ने वाले व्यक्ति के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिस कारण से वहां दर्द और ऐठन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया। तो ऑक्सीजन से अगर इथेनॉल बन रहा है, इसका मतलब ईस्ट। समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो तीन को याद रख लेंगे, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला है, बहुत ज्यादा चलने पर हमारे मांसपेशी में क्रैम्प या तकलीफ होती है, क्यों। देखिए ये हमारे मैक्सवेल भाई है ना, तो बेसिकली बहुत वायरल हुए थे कि इनके पैर में बहुत क्रैम्प आ चुका था, जिस कारण से नहीं खेल पाए, लेकिन फिर जब खेले तो बहुत धुआंधार पारी खेले। यह गिल साहब हैं, जिनको क्या हो गया, पैर में दर्द हो गया। तो एक्चुअली होता क्या होगा कि जब ज्यादा दौड़ लीजिएगा, ज्यादा काम कर लीजिएगा, तो हमारे मांसपेशी के ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन कम पहुंचता है। और उस स्थिति में क्या होता है, हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और लैक्टिक अम्ल बनने से दर्द होना शुरू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाएगा, तो किसका क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो पायरुवेट का पूरा ऑक्सीकरण होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं है ना, पूरा ऑक्सीकरण नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और कम कम होगा कोशिका में, पेशी कोशिका में। कहाँ होगा, है ना, इसमें कम होता है, इसमें नहीं होता है, और इसमें पूरा होता है। ठीक है, चलिए तो 40 का ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा 41 कि टिड्डा और तिलचट्टा आ गया। इसका सीधा सीधी मतलब है क्या होगा, कीट पतंग में क्या होता है, ट्रैकिया। मछली का था तो गिल्स, इंसान का था तो फेफड़ा, कोशिका झिल्ली का था तो ये होता है वायरस। किससे लेते हैं सांस, कोशिका झिल्ली से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में किस जंतु का श्वसन फेफड़ा है? हम लोग, ठीक है, हम लोग में इसका मतलब जंतु, जंतु में सीप थोड़े है, सीप का मतलब जलीय जीव, झींगा जलीय जीव। तो कछुआ में क्या होता है? फेफड़ा। कछुआ का श्वसन क्या होता है? फेफड़ा। अगला, निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? अच्छा सॉरी, वही क्वेश्चन है, इसका कुछ और पार्ट है। जिस देखिए मेढक का क्या होता है? मेढक में भी फेफड़ा होता है। मेढक फेफड़ा के साथ साथ त्वचा से भी सांस लेता है, ठीक है, मतलब त्वचा से भी सांस ऑक्सीजन को प्रवेश करा लेता है। केचुआ त्वचा से, सॉरी मेढक फेफड़ा से, केचुआ त्वचा से, तिलचट्टा किससे लेता है? श्वास प्रणाली, या फिर इसी को बोलते हैं ट्रैकिया। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, ठीक है। और मछली क्लोम, या फिर इसी को बोलते हैं गिल्स, क्लोम या गिल्स। तो इंपॉर्टेंट एकदम लिख लीजिएगा, ये सब छोड़ना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सीधे वायु कोष्ठक या एल्वियोली में खुलती है? कौन वायु कोष्ठक या एल्वियोली में खुलती है? वायु कोष्ठक और एल्वियोली में कौन खुलती है? तो वायु कोष्ठक यहाँ है, ठीक है। और इससे पहले जो वाहिका होता है, इससे पहले जो वाहिका होता है उसको बोलते हैं श्वसन वाहिका या फिर वायु कोष्ठिका वाहिका, ठीक है। तो सीधे वायु कोष या एल्वियोली में कौन खुलती है? तो वायु कोष्ठिका वाहिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है? वक्ष का मतलब फेफड़ा वाला, उदर का मतलब पेट वाला, दोनों को अलग कौन करता है? देखिए ये हमारा फेफड़ा वाला और ये क्या हमारा वक्ष वाला, तो दोनों को अलग कौन करता है? तो दोनों को अलग करेगा। दोनों को अलग करने के लिए यहाँ एक रचना पाई जाती है ना। यहाँ का क्या पाई जाती है? एक संरचना पाई जाती है, जिस संरचना को बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। इस संरचना को क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। इस संरचना को क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। तो बेसिकली शरीर की कौन सी संरचना जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। क्या कहते हैं? डायाफ्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? नाक का छिद्र है, श्वास नली है, ब्लड हाँ है, गिल्स हमारे अंदर थोड़ी होता है, ये होता है मछली के अंदर। हम लोग मछली थोड़ी है, अगर होता तो हम लोग पानी में भी रह सकते थे, ठीक है, मछली से भी दोस्ती कर लेते हैं, फिर आखिर तो खाना ही है उसको। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई 10 से 14 सेंटीमीटर के बीच होती है। और डिपेंड करता है कि व्यक्ति की हाइट कितना, औसतन 11 सेंटीमीटर। औसतन कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीढ़ीय रक्त मतलब सीरा वाला रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो, है ना। धमनीय सॉरी सीढ़ीय रक्त का मतलब, सीढ़ीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की जिसमें ऑक्सीजन हो। सीढ़ीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा में क्या होती है? तो क्या वायुमंडल में जितना हवा है हमारे शरीर के अंदर है? नहीं है भाई, कहाँ से होगा? कम होता है, ठीक है, बहुत कम होती है। सामान कहाँ से हो जाएगा? ज्यादा होगा तो फट जाएगा नस हमारा ना। हमारे बाहर का प्रेशर इसको रोक के रखा हुआ, नहीं तो कब का बाहर आ जाए ना। चलिए क्वेश्चन है हमारा 48 कि नासिक वेश में टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार संरचना होती है ना। नाक के अंदर देखिएगा ये है ना, हाईवे नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार संरचना होता है। इसको बोलते हैं कांची, बोलते हैं क्या बोलते हैं? कांची, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कांची। तो हमारा 48 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए भाई अगला है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? वही बात है, ऊर्जा बनेगा शोषण द्वारा, ऊर्जा बनेगा शोषण द्वारा, अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा उत्सर्जन द्वारा, शरीर का नियंत्रण होगा नियंत्रण द्वारा, नए जीव की निर्माण होगा जनन द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अंतिम क्वेश्चन है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वास की गति होती है। तो जंतु में पौधों की अपेक्षा क्या हो जाएगी? कम, है ना। सॉरी पौधा बेसिकली पौधा हमसे ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ज्यादा हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम खत्म कर लिए, 50 क्वेश्चन को खत्म कर लिए। तो टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर लिए, ठीक है। तो क्लास को खत्म करने का समय आ गया। तो यहाँ तक बने रहने के लिए पढ़ेगा बिहार के टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। एक बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं, ताकि हम इसी तरह से मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाते रहें। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।